नमस्कार, स्वागत है साथियों। संवाद कार्यक्रम में हम ऐसे ज्वलंत विषयों को लेते हैं जिनकी महत्ता हमारे देश में भी और वर्तमान संदर्भों में अन्य देशों में भी महसूस की जाती है। कई बार भारतीय संस्कृति से जुड़े पहलुओं को हम इसमें समेटते हैं, कई बार हम अपने यहाँ जो राजनीतिक चहल पहल है उसको इसमें समेटते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, इस तरह के मुद्दों को लेकर हम अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और कई बार इस तरह के विषय होते हैं जिसने हमारे देश को एक दिशा दी है। हाँ, आज भी कुछ इसी तरह का विषय हम लेकर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने संविधान की। आज के संवाद कार्यक्रम का भी कुछ इसी तरह का विषय है, भारतीय संविधान के 65 वर्ष। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर संतोष राय और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही डॉक्टर छायानिका उनियाल पांडा। 26 नवंबर को भारतीय संविधान अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से मैं संतोष कुमार राय और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के इतिहास विभाग से डॉक्टर चैनिका उनियाल पांडा हमारे संविधान के निर्माण और इसकी सफल यात्रा पर एक चर्चा करेंगे। जब हमारे संविधान की बात होती है तो हमें याद रखना होगा कि 19वीं सदी से ही उपनिवेशवाद विरोधी और समाज सुधार आंदोलनों का आधार समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसे आदर्श रहे थे। जब समाज सुधारकों ने बाल विवाह पर रोक और विधवा विवाह की बात की तो वे सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद अपने हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहे थे तो वे वास्तव में इस धर्म को न्यायोचित बनाना चाहते। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई तो वे समानता और नागरिक अधिकारों की बात ही कर रहे थे। डॉक्टर संतोष राय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हालांकि 26 जनवरी से पहले 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। इस दिन संविधान को लागू करने का अर्थ ही यही था कि स्वतंत्रता संग्राम और नए संविधान के बीच में संबंधों को किस तरह से दर्शाया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो सिर्फ 2.5 वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जो सदियों से चली आ रही थी। और शायद इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन अंग्रेजों से भारत की मुक्ति देने के भारत को मुक्त कराने के लिए और उत्तरदायी व संवैधानिक सरकार देने के लिए जब इस देश के लोगों ने संघर्ष शुरू किया था, उसी संघर्ष के अंदर इस संविधान की प्रक्रिया छुपी हुई है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब निर्माण हुआ तो कांग्रेस शब्द में अपने आप में एक राजनीतिक चेतना है, क्योंकि अमेरिकन संसद का जो लोअर हाउस है वो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और गांधी का पूरा संघर्ष आम भारतीयों के लिए था, कुछ चुनिंदा भारतीयों के लिए नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्रिटिश सरकार के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नेताओं ने बार बार संघर्ष किया। और सबसे बड़ा संघर्ष हम बाल गंगाधर तिलक का मान सकते हैं, जिन्होंने अपने समाचार पत्रों के द्वारा इस जागृति को लाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इस स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए उन्होंने कई बार कीमत भी चुकाई। बहुत सारी अन्य पत्र पत्रिकाएं थी, लीडर, अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, ट्रिब्यून, आनंद बाजार पत्रिका, ये सभी पत्रिकाएं स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में सहयोगी रही। और यही इतिहास आगे चलकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको मूल अधिकारों में जोड़ने में सहायक पक्ष रहा। मैं चैनिका जी की इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान विश्व के तमाम ज्ञात संविधानों का अध्ययन करके निर्मित हुआ, पर इसके निर्माताओं ने अन्य संविधानों की विशेषताओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों में उनकी स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखा। यह परिस्थितियां मुख्यतः भारत की भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि इसकी विशालता और बहुलता, ऐतिहासिक कारकों तथा सांस्कृतिक विरासत से तय हो रही थी। इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार जब 1950 में संविधान ने एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के साथ
शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई तो यह मात्र ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की नकल नहीं थी, यह उन राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं को व्यवहारिक रूप में अपनाया जाना था जिनसे हमारा जनमत पूर्व परिचित था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र की भावना से भली भांति परिचित था, जिसकी अभिव्यक्ति व्यापक जन भागीदारी के रूप में हुई और जिसने आजादी के बाद वयस्क मताधिकार को सुनिश्चित किया। हालांकि भारत का संविधान जो निर्मित हुआ उसके बारे में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के संवैधानिक प्रयासों के पीछे छुपा हुआ संविधान है। बहुत सारे ऐसे एक्ट 1861 के बाद से लगातार आते रहे जिसमें ब्रिटिश सरकारों के द्वारा यहाँ पे संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया को चलाया गया। लेकिन ये एक तरफा पक्ष होगा ऐसा कहना, क्योंकि जैसा कि गांधी ने भी कहा है कि स्वराज कभी आपको मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अपना श्रेष्ठ रक्त जो है उसके द्वारा उसको खरीदना पड़ता है। तो भारत का संविधान सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कुछ संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में रत लोग बार बार अपनी मांगों को उभार रहे थे और उनकी बार बार प्रतिबद्धता थी कि वो एक गवर्नमेंट के लिए जो है लड़ाई लड़े। यहाँ पे एक चीज हमें ये देखनी होगी कि 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 ये सारे संवैधानिक सुधार जो है उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से बहुत दूर थे जो भारतीय स्वतंत्रता में संघर्षरत लोग जो है उसके लिए मांग कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी कि 1895 में एक होम रूल बिल आया था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एनी बेसेंट के विचार और तिलक की प्रेरणा से ये निर्मित हुआ था और इसमें बहुत सारे मानव अधिकारों की बात की गई थी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात थी, कानून के पक्ष समक्ष समानता की बात थी, संपत्ति के अधिकार की बात थी। ऐसे बहुत सारे अधिकारों की बात थी जो कि 1935 में जो आखिरी सुधार अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया वो भी इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ था। तो बेसिकली भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस लेगेसी जिसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया का अनुसरण किया। ये सत्य है कि 1935 के अधिनियम से हमने अपने संविधान में बहुत कुछ जोड़ा, जिस व्यवस्था से हम फैमिलियर थे उसको अपनाते हुए उनको छोड़ना उन्होंने अनुचित नहीं समझा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नकारा जो उनको सुटेबल नहीं लगा और बहुत कुछ नया भी जोड़ा जो कि आवश्यक था। हमें ये भी देखना होगा कि 1861 में जिसमें पहली बार जो है इलेक्टिव प्रिंसिपल को जोड़ा गया था, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रवादियों द्वारा काउंसिल में चुनाव, उसमें इलेक्टेड मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए ग्रेटर पावर्स की मांग की जा रही थी। लेकिन 1892 में जो एक्ट आया जिसमें सर्वप्रथम इलेक्टिव प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी उनकी मांगों को छू तक नहीं पाया था। तो ये बताता है कि किस तरीके से हमारे संघर्षरत राष्ट्रवादी थे जिन्होंने बार बार ऐसी डिमांडों को, ऐसी मांगों को रखा गवर्नमेंट के सामने, जिनकी वजह से गवर्नमेंट को बाध्य होना पड़ा कुछ संवैधानिक सुधार देने के लिए। औपनिवेशिक संवैधानिक विकास और स्वतंत्र भारत के संविधान में संबंध जोड़ने से पूर्व हमें याद रखना होगा कि आमतौर पर औपनिवेशिक सत्ता राष्ट्रीय आंदोलन की मांगों के प्रति बहुत संकुचित और सीमित कदम ही उठाती थी, और वो भी आंदोलन को शांत करने के आखिरी उपाय के रूप में ही। साथ ही हमें यह याद रखना होगा कि ये तमाम अधिनियम बिना किसी भारतीय सहमति के एक औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। गांधी जी ने 1922 में अपने समाचार पत्र हरिजन में लिखा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद द्वारा मुफ्त में नहीं हासिल की जा सकती। यह एक खजाना है जो कि एक राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ रक्त बलिदान द्वारा ही खरीदा जा सकता है। हमें याद रखना होगा कि 1909 के एक्ट ने चुनाव प्रणाली को तो स्वीकारा, परंतु साथ ही पृथक मताधिकार को स्वीकार करके फूट डालो राज करो की नीति की बीजारोपण भी किया। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखें कि किस तरीके से संवैधानिक विकास के लिए मांगों को बार बार रखा गया, तो उस क्रम में अगर हम देखें तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें भी ये मांग रखी गई थी कि 5 जो मेंबर्स हैं वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में अधिक से अधिक व्यापक मताधिकार द्वारा जो है निर्वाचित हों।
1918 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत को एक प्रोग्रेसिव नेशन के रूप में पहचान की मांग की गई। हालांकि इन मांगों का जवाब 1919 के एक निराशाजनक सुधार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी द्वारा इसी अधिनियम के तहत इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है भागीदारी निभाने की कोशिश की गई। इसी समय 1925 में एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आता है, जो एनी बेसेंट और तेज बहादुर सप्रू इत्यादि द्वारा जो है प्रेरित था और इंडिया में ड्राफ्ट किया गया और लेबर पार्टी के लीडर्स ने इसको रिवाइज्ड किया। और इसके बाद में 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है गोलमेज सम्मेलन की मांग की गई, ताकि कि एक ऐसा सम्मेलन हो जिसमें ऐसे रिकमेंडेशंस लाए जा सकें जिन रिकमेंडेशंस के आधार पर जो है संविधान का निर्माण हो सके। तो पहली बार संविधान की मांग की गई और ये रेजोल्यूशन भी जो है पास किया गया लेजिस्लेटिव में कि हमें एक संविधान चाहिए। और कहते हैं कि असेंबली के अंदर ये भारी बहुमत से ये रेजोल्यूशन पास हुआ। 76 पक्ष में वोट पड़े और 48 विपक्ष में वोट पड़े और ये जो रेजोल्यूशन है आगे चल करके नेशनल डिमांड के रूप में जाना गया। 1927 में साइमन कमीशन का आना और उसका भारतीय संघर्षरत हमारे राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध किया जाना और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चैलेंज करना कि आप क्या चाहते हैं, और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के रूप में उसको निकल करके आना। तमाम असहमतियों के बावजूद भी अगर हम नेहरू रिपोर्ट को देखें तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे वर्तमान भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोगी रहीं, जिसमें इन्होंने भारतीय नागरिकों के मूलभूत मानव अधिकारों पर जोर दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की और सबसे बड़ी पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात की गई, सभी को शिक्षा की बात की गई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो 19 अधिकारों की बात की गई थी, हम ये जानना रोचक है कि उन 19 अधिकारों में से 10 अधिकार आज भी भारतीय संविधान के अंदर रखे गए हैं। और जैसा कि चयनिका जी ने कहा, नेहरू रिपोर्ट ने एक तरह से पूर्ण उत्तरदायी सरकार के साथ साथ एक संसदीय प्रणाली की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिसमें न केवल संयुक्त मताधिकार की बात की गई अपितु अल्पसंख्यकों हेतु तय समाज हेतु आरक्षण का प्रावधान भी था। और इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः गठन की बात भी की गई, जो कि स्वतंत्र भारत में एक यथार्थ सिद्ध हुआ। और 1931 में यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा करते हुए राजनीतिक आजादी के लक्ष्य के साथ साथ नागरिक अधिकारों और आर्थिक आजादी हेतु आर्थिक कार्यक्रम को पहली बार स्पष्ट किया गया, जो कि बाद में हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा बनने वाले थे। 1934 में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के अधिवेशन में वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग रखी, जिसके बाद यह मांग जोर पकड़ती गई। यहाँ महत्वपूर्ण है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय व्यवस्था, गवर्नर के पद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय, जन लोक सेवा आयोग और आपातकाल जैसे प्रावधानों को लागू किया गया, जो कि स्वतंत्र भारत के संविधान में भी अपनाया गया। परंतु इसके बावजूद प्रांतों को छोड़कर जहां की एक सीमित आजादी भारतीय राजनीतिक दलों को दी गई, केंद्र में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार अपनी संवैधानिक सत्ता से समझौता नहीं किया। यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की आहट आने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने की इच्छा से अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया कि नए संविधान का निर्माण प्राथमिक रूप से स्वयं भारतीयों का उत्तरदायित्व होना चाहिए, पर इस पहल का कोई सफल परिणाम नहीं निकला। यहाँ हमें ये भी जानना होगा कि 1933 में पहली बार नेहरू द्वारा संविधान सभा की आवश्यकता या उसके निर्माण की बात को समझा गया, और ये समझा गया कि सम्मेलनों के द्वारा जो है संविधान का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखनी होगी कि कांग्रेस ने इसी समय इन चुनाव से तुरंत पहले जुलाई 1946 में CWC के द्वारा एक निर्देश दिए
कि जो एससी है, पारसी है, ईसाई है, एंग्लो इंडियन है, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, इन सब लोगों को सामान्य कैटेगरी में शामिल किया जाए। और संविधान सभा में जो बेस्ट टैलेंट है भारत का वो पहुँचे, इसके लिए उन्होंने 30 ऐसे सदस्यों को अपना प्रतिनिधि बनाया, अपनी टिकट पे चुनाव लड़वाया जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। और इस चुनाव के तुरंत बाद जो है प्रक्रियाएं जो शुरू हुई, उसमें सबसे पहले ये हुआ कि गवर्नर और नेहरू के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था और संविधान सभा ने खुद अपना इनिशिएटिव लेते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया। ये पहला कदम था संविधान सभा के द्वारा उठाया गया और जिससे ये दिखाया गया कि ये जो संविधान सभा है वो ब्रिटिश सरकार की कोई कठपुतली नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूर्ण स्वायत्त संस्था है। यहाँ पे ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस संविधान सभा का स्वायत्त होना ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण था कि वो स्वायत्त अपने कार्यों के द्वारा दिखे भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों और अपेक्षाओं को दिसंबर 1946 में सामाजिक आर्थिक उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। विभाजन की सांप्रदायिक हिंसा और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ही संविधान सभा की सदस्य संख्या में बदलाव आया और अंततः 299 सदस्यों वाली भारतीय संविधान सभा का गठन दिसंबर 1947 में हुआ, जिसमें निर्वाचित और नामांकित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल किए गए। 229 निर्वाचित सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा हुआ और 60 नामांकित सदस्य भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें कुल 9 महिला और 28 अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल थे। इस संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी कि इस संविधान सभा में 5 चरणों के अंदर इस कार्य को पूरा किया गया। पहला ये था कि बहुत सारी जो समितियां थीं, बहुत सारी समितियों के द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट्स को बनाना था। उन रिपोर्ट्स को जो उनके बेसिक इश्यूज थे उनके ऊपर बना करके प्रस्तुत करना था। BN राव जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, उनका ये काम था कि ये जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेसिस पे जो है वो इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करें। उसके बाद में जो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम आता है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जिसकी अध्यक्षता की जा रही थी, उनका काम था कि वो एक डिटेल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर करके पब्लिश करें और पब्लिक डिस्कशन और कमेंट्स के लिए उसे रखें। और फाइनली जो काम था वो ये था कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आया है उसको डिस्कस किया जाए और उसके बाद में जो भी अमेंडमेंट्स उसमें होने हैं, प्रपोज अमेंडमेंट्स, उनके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया जाए। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी विशेषताएं रहीं, जिसमें सबसे बड़ी विशेषता वयस्क मताधिकार की बात थी। तो इसमें ये जानना रोचक है कि ये वयस्क मताधिकार सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था। यहाँ ये भारत शायद एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पे महिलाओं को पहली ही बार में वयस्क मताधिकार के अंदर शामिल किया गया। अतः इस संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में निहित है और राष्ट्रीय एकता को मूलाधार मानकर ही यह ग्रेनविल ऑस्टिन के मतानुसार सामाजिक सुधार और लोकतंत्र की आत्मा को स्पष्ट करता है। भारतीय संविधान के 65 वर्ष। अभी इस विषय पर ये संवाद कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष राय और डॉक्टर छायनिका उनियाल पांडा। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। वाचन स्वर एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर RS यादव और संयोजक श्री प्रमोद कुमार और
मोहन सिंह मीणा।